दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 नवंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो अब इसका पैसा जल्द ही आपके खाते में आने वाला है। जी हां, पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किस्त का पैसा जल्द ही आपको मिल जाएगा। मोदी सरकार की ओर से अब तक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी की जा चुकी है और 10वीं किस्त का पैसा 15 दिसंबर 2021 तक आपके खाते में आ जाएगा। यह सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 15 दिसंबर 2021 तक आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा। इस बार क्रिसमस से पहले किसानों के खाते में पैसे क्रेडिट हो जाएगा। जहां आपको बता दूं कि जिन भी किसानों को अभी तक 9वीं किस्त का फायदा नहीं मिला है तो उन लोगों के खाते में 2 किस्त का पैसा एक साथ आ जाएगा, यानी कि उनके खाते में 4,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि यह सुविधा उन किसानों को ही मिलेगी जिन्होंने 30 सितंबर से पहले रजिस्ट्रेशन कराया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि महापर्व छठ की छटा देश के साथ साथ विदेशों में भी बिखरी है। छठ की महिमा को सुनकर विदेशी नागरिक भी छठ व्रत कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के अमर शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में बंद एक विदेशी युवक ने भी छठ व्रत किया है। जेल से जल्द ही रिहा होने की मनोकामनाओं के साथ एक विदेशी नागरिक ने जेल में छठ व्रत किया है। नाइजीरिया के रहने वाले युवक युग सिनाची ओनिया ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और फिर मनोकामना को पूरा करने की कामना की। जेल प्रशासन के अनुसार पासपोर्ट उल्लंघन मामले में मुजफ्फरपुर जेल में बंद नाइजीरिया के युवक युग सिनाची ओनिया ने जेल से मुक्ति पाने और फिर अपने वतन यानी कि अपने देश लौटने के लिए महाव्रत छठ पर्व किया है। जेल के अंदर बने पोखर में भारतीय बंदियों के साथ यानी कि भारतीय कैदियों के साथ ही निर्जला रहकर सूर्य की उपासना की। दोस्तों बात करते हैं कि 3 दिवसीय छठ महापर्व का गुरुवार की सुबह भक्तों के उगते सूरज को दूसरा अर्घ्य देने के बाद समापन हो गया है। एक भक्त ने बताया है कि छठ आमतौर पर बिहार और पूर्वांचल में मनाया जाता है, जहां लोग सूर्य की प्रार्थना करते हैं। छठ दुनिया भर में मनाया जाता है, जहां बिहार या फिर पूर्वांचल के क्षेत्र के लोग रहते हैं वही मनाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत का सिलसिला जारी है। जब मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में पिछले 24 घंटे के दौरान 5 लोगों की जान चली गई, जबकि अभी भी आधा दर्जन लोग बीमार बताए जा रहे हैं। इस दौरान हालांकि एक बार फिर से कार्रवाई के नाम पर थाना प्रभारी चौकीदारों को निलंबित कर दिया है। जब पुलिस का दावा है कि शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि सभी मृतक नरोत्तम पंचायत के सिरिसिया मानिकपुर गाँव के रहने वाले हैं। आरोप है कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने शराब बंटवाई थी, जिसे पीकर लोग पहले बीमार हुए, बाद में जान चली गई। जब मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयकांत ने बताया है कि प्रारंभिक की जांच में मौत का कारण शराब पीना ही प्रतीत हो रहा है, जब पुलिस मामले की जांच अभी भी कर रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। एक बार फिर से कंगना रनौत ने विवादित बयान दिया है। कंगना रनौत ने एक टीवी चैनल में बातचीत के दौरान कहा है कि अगर आज़ादी भीख में मिले तो क्या वह आज़ादी हो सकती है। कंगना रनौत ने आगे कहा है कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वह भीख में मिली थी, असली आज़ादी तो 2014 में मिली थी। ये शब्द कंगना रनौत का है। कंगना रनौत के इस विवादित बयान के बाद बिहार में भी सियासत शुरू हो गई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कंगना रनौत पर निशाना साधा है। फिल्म अदाकारा कंगना रनौत के इस बयान के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके बड़ा विरोध जताया है। कंगना रनौत को हाल ही में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। जीतन राम मांझी ने राष्ट्रपति से मांग की है कि कंगना रनौत से यह सम्मान वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो दुनिया समझेगी कि नेहरू, गांधी, भगत सिंह, पटेल, कलाम, मुखर्जी, सावरकर सबके सब ने भीख मांगी तो आज़ादी मिली। जीतन राम मांझी ने आगे लिखा है कि ऐसी कंगना पर लानत है।
दोस्तों बिहार में मखाना को जल्द ही ग्लोबल पहचान मिलेगी। इसको लेकर जीआई टैग मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार के कंसल्टेंटिंग समूह ने पटना में इसकी बैठक करके सारी बाधाएं दूर कर दी है। बैठक में आवेदक के दावों पर सत्यता की मोहर लग गई है। साथ ही इसकी विशेषताओं और उत्पाद के स्रोत से भी केंद्र के अधिकारी अवगत हो गए। अब जल्द ही इस उत्पाद को बिहार का मखाना के रूप में जीआई टैग मिल जाएगा। उसके बाद इसकी निर्यात भी तेज होगी। मखाना को जीआई टैग मिलने के बाद दुनिया में कहीं भी कोई भी मार्केटिंग करेगा तो वह बिहार के मखाना के नाम से जाना जाएगा। दूसरे किसी भी देश और राज्य का दावा इस कृषि उत्पाद पर नहीं हो सकता है। इसके साथ बिहार के मखाना उत्पादकों को नया बाजार मिल जाएगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी, खेती भी बढ़ेगी। मखाना को यदि जीआई टैग मिल जाता है तो फिर ये बिहार का 5वां कृषि उत्पाद होगा जो इस श्रेणी में आएगा, यानी कि जीआई टैग में के श्रेणी में आएगा। इसके पहले कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची और मगही पान को जीआई टैग मिल चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में बालू खनन से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बालू खनन पर लगी रोक को हटाने का निर्देश दिया है। राज्य खनन विभाग को निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बालू खनन पर रोक से राज्य को यानी कि बिहार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। आपको बता दूं कि बालू खनन को लेकर बिहार सरकार ने जो फैसला किया था उसको एनजीटी ने अपने गाइडलाइंस के खिलाफ माना था। जी हाँ, और इसी वजह से बालू खनन के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। यह बालू खनन पर रोक होने से राजस्व का यानी कि टैक्स का नुकसान हो रहा था। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बालू खनन की अनुमति भी दे दी है। दोस्तों बात करते हैं कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार को लपेटा है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव ने जबरदस्त हमला बोला है। इस बार तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर अलग तरीके से निशाना साधा है। एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि बिहार में 23 राज्यों से अधिक बेरोजगारी है। बिहार की बेरोजगारी दर देश की बेरोजगारी दर से कई गुना अधिक है। 16 वर्षों की नीतीश भाजपा सरकार देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के युवाओं को अस्थायी नौकरी देने, रोजगार सृजन करने, उद्योग धंधे लगाने एवं पलायन रोकने कि में पूर्ण विफल रही है। इस तस्वीर की खास बात यह है कि इसमें बेरोजगार युवकों द्वारा अलग अलग काम किए जा रहे हैं। मूर्तियों में झांकी की तस्वीर में एमबीए किया लड़का जूता पॉलिश कर रहा है तो फिर बीटेक पास लड़का चाट पकौड़ा बेच रहा है, वहीं बीएड पास युवा सब्जी बेचने को मजबूर हैं। मतलब तेजस्वी यादव इस तस्वीर के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि आज के पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी के कारण क्या कर रहे हैं। जाहिर है तेजस्वी यादव पहले भी बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और आज भी उठाया है। ये हकीकत भी है कि बिहार में रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है। पढ़े लिखों से लेकर मजदूरों को भी दूसरे राज्य पलायन करना पड़ता है। कोई युवा ये सोचकर पढ़ाई करता है कि शायद उन्हें बेहतर विकल्प मिलेगा, लेकिन बिहार में कोई विकल्प मौजूद ही नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए डॉक्टर कफील खान को बर्खास्त कर दिया है। जहां यूपीपीएससी ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है। जहां अब मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि एमएडी ने भी डॉक्टर कफील खान की बर्खास्तगी का आदेश दे दिया है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर कफील खान को जांच में दोषी पाए जाने के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। जहां डॉक्टर कफील खान अभी तक निलंबित चल रहे थे। हालांकि डॉक्टर कफील खान कह चुके हैं कि वे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को कहा कि दुनिया में कहीं भी रहे हिंदुओं को वह समस्या होने पर भारत आने का पूरा अधिकार है। जय हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि देश जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उनमें से ज्यादातर के लिए सिर्फ एक परिवार जिम्मेदार है। उन्होंने टाइम्स नाउ समिट 2021 में भाग लेते हुए कहा कि दुनिया में कहीं भी रह रहे प्रत्येक हिंदुओं को वह समस्या होने पर भारत आने का अधिकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत हिंदुओं का देश है और ये उनका अपना प्राकृतिक घर है। उन्होंने कहा है कि यह सनातन का और हिंदू सभ्यता का देश है। दोस्तों अब बात करते हैं कि दुनिया में कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। ऐसा ही एक रहस्य है चीन के एक गांव का। सदियों से इस गांव के साथ एक ऐसा शाप चल रहा है जो चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। ये शापित गांव चीन के सिचुआन प्रांत में है। इसका नाम यांगसी है।
यांगसी नाम के इस गांव में ज्यादातर आबादी छोटे कद की है। इस गांव की कुल आबादी का 50% भाग बौनों का है। वहीं इनकी कुल लंबाई 2 फीट से लेकर मात्र 3 फीट तक है। चीन के इस गांव में पैदा होने वाले बच्चों की लंबाई 5 से 7 साल की उम्र तक को सामान्य रूप से बढ़ती है, लेकिन उसके बाद रुक जाती है, यानी कि इनकी लंबाई 2 फीट से लेकर 3 फीट 10 इंच तक ही रहती है। वहीं कुछ लोगों की लंबाई 10 साल की उम्र तक बढ़ती है। एक तरफ आसपास के गांव के लोगों का मानना है कि इस गांव पर किसी बुरी शक्ति का साया है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की लंबाई नहीं बढ़ पाती है। वहीं दूसरी ओर मान्यता यह भी है कि गांव प्राचीन काल से ही स्थापित है, जिसका असर आज भी गांव पर देखने को मिलता है। गांव के बौने होने के पीछे क्या रहस्य है, पिछले 60 सालों में इसका पता वैज्ञानिकों ने भी नहीं लगा पाया है। इस गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि दशकों पहले गांव को एक खतरनाक बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया था। यह बीमारी के कारण आज भी इस गांव के बच्चों की लंबाई एक समय के बाद रुक जाती है। चीन के इस गांव में ऐसा 60 सालों से होता आ रहा है। लोगों के बौने होने को लेकर कई बार इस गांव में रिसर्च भी किए गए हैं, लेकिन वैज्ञानिक आज तक इस समस्या का हल नहीं निकल पाए हैं। जो गांव के प्राकृतिक संसाधनों पर भी पूरे रिसर्च किया जा चुका है, लेकिन कुछ खास पता नहीं चल सका है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि छठ पर्व के मौके पर बिहार आए लोगों के वापस दिल्ली लौटने के लिए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन वर्तमान में चल रही त्योहार स्पेशल के अलावा होंगी। बिहार से लौटने वाले यात्रियों की बड़ी तादाद को देखते हुए पूर्व मध्य रेल और उत्तर रेलवे की विभिन्न स्टेशनों से नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, हावड़ा, अमृतसर आदि के मध्य वर्तमान में चलाई जा रही त्योहार स्पेशल ट्रेनों के अलावा और 16 छठ पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इन ट्रेनों में यात्रा के दौरान यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। छठ महापर्व के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने नई दिल्ली, हावड़ा, अमृतसर तथा अन्य प्रमुख स्टेशनों के लिए छठ स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि राशन कार्ड आज के समय में सभी के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। राशन कार्ड के जरिए फ्री अनाज के अलावा आप और भी कई तरह की सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं। ऐसे में आपके पास ये सरकारी कार्ड होना जरूरी है। अगर अभी भी आपके पास ये कार्ड नहीं है, यानी कि राशन कार्ड नहीं है, या फिर इसमें आपका नाम नहीं जुड़ा है, तो फिर आप अब ऑनलाइन घर बैठे ही ये काम कर सकते हैं। आपको बता दूं कि कोरोना काल में केंद्र सरकार की ओर से गरीब जनता को फ्री गेहूं चावल की सुविधा दी गई थी। इस सुविधा का फायदा आप नवंबर 2021 तक ले सकते हैं। जहां वहीं दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों ने इस स्कीम को अगले 4 महीनों तक के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि केंद्र सरकार के सभी स्वास्थ्य केंद्र डिजिटल मोड से जोड़े जाएंगे। इसके तहत न केवल केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों, क्लिनिकल लेबोरेटरी, फार्मेसी और रेडियोलॉजी जैसे स्वास्थ्य केंद्रों का डिजिटल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री में पंजीकरण हो जाएगा, बल्कि इनमें काम करने वाले सभी अस्थायी और अस्थायी डॉक्टरों को इस पर अपना पंजीकरण करना होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया था। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इसी के तहत सबसे पहले सभी केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्रों को डिजिटल मोड पर लाने का फैसला किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि कोरोना महामारी के दौर में दुनिया भर में 80 लाख टन प्लास्टिक कचरा निकला है। इसमें से 25,000 टन प्लास्टिक कचरा महासागर में जा चुका है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार महासागर में एकत्रित हुई ये प्लास्टिक कचरा अगले 3 से 4 सालों में तटीय क्षेत्र या फिर समुद्री तल में एकत्रित होगा, जो दुनिया के लिए एक नई परेशानी का सबब बन सकता है। यह रिपोर्ट्स के अनुसार प्लास्टिक कचरे का एक छोटा सा भाग खुले महासागर में आ जाएगा। इसके साथ ये महासागर के मध्य भाग में जाएगा और वहां पर कचरे का एक छोटा सा भाग दिखने लगेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि महामारी के दौर में मास्क, दस्ताने और फेस शील्ड का इस्तेमाल बढ़ने से प्लास्टिक कचरे की मात्रा बढ़ी है। यह शोधकर्ताओं का कहना है कि महामारी में बड़ा प्लास्टिक कचरा नदियों और महासागरों के लिए समस्या का एक नया रूप है। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब आने के साथ ही एक विवाद भी सामने आ गया है। किताब में सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना दहशतगर्द संगठन ISIS और बोको हराम से कर दी है। इस पेज को भाजपा के IT सेल अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है। यह विवेक गर्ग नाम के वकील ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दिग्विजय सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के विमोचन के मौके पर कहा है कि हिंदुत्व सब
तब का हिंदू धर्म से और सनातन धर्म परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि देश में हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि फूट डालो और राज करो की मानसिकता खतरे में है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने इस मौके पर कहा है कि अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय का फैसला सही है, क्योंकि दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार किया है। पी चिदंबरम ने कहा है कि आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जब लिंचिंग की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से निंदा नहीं की जाती है, एक विज्ञापन को वापस लिया जाता है क्योंकि हिंदू बहू को एक मुस्लिम परिवार में खुशी से रहता हुआ दिखाया गया है। अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर कहा है कि इस फैसले का कानूनी आधार बहुत संकीर्ण है, बहुत पतली सी रेखा है, लेकिन समय बीतने के साथ ही दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार किया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर भारत में दीपावली के बाद से वायु प्रदूषण अचानक से बढ़ जाता है। ऐसे में आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन अब रिसर्च में यह भी कहा गया है कि वायु प्रदूषण से डिप्रेशन के खतरे को बढ़ा देते हैं। इस स्टडी के मुताबिक हवा में घुले अत्यधिक प्रदूषित कण जब सांस के जरिए उन स्वस्थ लोगों के शरीर में प्रवेश करते हैं जिन्हें अवसाद के जिन्स मौजूद हैं, उन्हें यह बीमारी हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य वसीम रिजवी को ईश निंदा, शांति भंग करने, कानून व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार करने की मांग की है। बोर्ड ने वसीम रिजवी के भाषणों, लेखन और कुरान और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसने आगे रिजवी की वक्फ बोर्ड की सदस्यता समाप्त करने की भी मांग की है। यह वक्फ बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यूपी सरकार रिजवी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करके उनका समर्थन कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सलमान रुश्दी और इस्लाम और पैगंबर का अपमान करने वाली तस्लीमा नसरीन पर रिजवी के विचार अपमानजनक है, और साथ ही कहा है कि सरकार छोटे मोटे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लोगों को गिरफ्तार करती है, लेकिन रिजवी के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी वे इससे दूर हैं। मौलाना ने चेताया है कि अगर सरकार चुप्पी बनाए रखती है तो फिर आगे जो भी होगा उसके लिए वह जिम्मेदार होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना सहित 30 जिलों के किसान कृषि इनपुट अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन के द्वारा किया जा रहा है। इसको लेकर विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। खबर के अनुसार साल 2021 के खरीफ मौसम में बाढ़ अतिवृष्टि के कारण प्रतिवेदित 30 जिलों के 265 प्रखंडों के 32 से 29 पंचायतों में क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ किसानों को दिया जाएगा। इसको लेकर किसान आवेदन कर सकते हैं। जिन जिलों में किसानों को लाभ मिलेगा वे जिले हैं पटना, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, सहरसा, नालंदा, सारण, सीतामढ़ी, मुंगेर, सुपौल, भोजपुर, सिवान, वैशाली, शेखपुरा, जहानाबाद, मधेपुरा, बक्सर, गोपालगंज, दरभंगा, लखीसराय, पूर्णिया, भभुआ, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, खगड़िया, अररिया, गया, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, भागलपुर और कटिहार जिला शामिल है। जिन जिलों के किसानों को इसका लाभ मिलेगा वे जिले हैं पटना, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, सहरसा, नालंदा, सारण, सीतामढ़ी, मुंगेर, सुपौल, भोजपुर, सिवान, वैशाली, शेखपुरा, जहानाबाद, मधेपुरा, बक्सर, गोपालगंज, दरभंगा, लखीसराय, पूर्णिया, भभुआ, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, खगड़िया, अररिया, गया, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, भागलपुर और कटिहार। प्रति जमीन के लिए मुआवजा वाले जिले हैं नालंदा, बक्सर, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, अररिया और कटिहार। दोस्तों अब बात करते हैं कि नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस के 527 पदों के लिए रिक्तियां निकाली है, जिसमें बिहार के 68 पद शामिल है। इन पदों में बिहार के साथ ही पड़ोसी राज्य बंगाल, ओडिशा, झारखंड और असम जैसे राज्यों के चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जब टेक्निकल अप्रेंटिस और नॉन टेक्निकल अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन करने वाले जनरल और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों की आयु 18 साल से 24 साल के बीच होनी चाहिए। दोस्तों यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जब कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किया है। देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि क्या बाबरी मस्जिद को किसी ने नहीं गिराया। पी चिदंबरम ने कहा है कि जिस तरीके से जेसिका लाल की हत्या किसी ने नहीं की है, ठीक उसी तरीके से बाबरी मस्जिद को भी किसी ने नहीं गिराया। जब पी चिदंबरम ने ये बात अपने साथी और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब
सनराइज ओवर अयोध्या के विमोचन के मौके पर कही है, जहां उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ वह गलत था। जहां इस घटना ने हमारे संविधान को बदनामी दी। 1 साल या फिर उसके भीतर सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। जहां ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे जेसिका लाल मर्डर केस में हुआ है। जिस तरह जेसिका को किसी ने नहीं मारा, ठीक उसी तरीके से बाबरी मस्जिद को किसी ने नहीं गिराया। इतना ही नहीं, पी चिदंबरम ने यह भी कहा है कि समय बीत जाने के साथ अयोध्या के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसे दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया है। ये एक सही निर्णय बन चुका है, लेकिन फैसला सही नहीं है। ये बात हमें हमेशा के लिए परेशान करेगी कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम के इस देश में आज़ादी के 75 साल बाद ये कह पाने की स्थिति में है कि बाबरी मस्जिद को गिराया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पटना सहित बिहार के सभी जिलों में मौजूद प्राइवेट स्कूलों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सभी प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह खबर के अनुसार वैसे प्राइवेट स्कूल जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उन्हें शिक्षा विभाग के द्वारा 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के बाद स्कूलों को एक कोड दिया जाएगा। इसके बाद इन सभी स्कूलों में IT में प्रावधान लागू किए जाएंगे। वहीं सरकार ने कहा है कि बिहार में शिक्षा के अधिनियम के तहत सब नर्सरी से ही 25% सीट निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित होगी। सभी प्राइवेट स्कूलों को 25% सीट पर गरीब बच्चों का एडमिशन लेना होगा। जब मिली जानकारी के अनुसार नई शिक्षा नीति के तहत बिहार में कक्षा 1 से नहीं बल्कि नर्सरी में ही प्राइवेट स्कूलों को 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखना होगा। साथ ही साथ इन सीटों पर गरीब बच्चों का नामांकन अनिवार्य रूप से करना ही होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में त्योहारों के लिए भले ही कुछ छूट मिली है, लेकिन कोविड गाइडलाइंस के पालन को अनिवार्य बना दिया गया है। हालांकि बिहार के ज़्यादातर इलाकों और खासकर पटना शहर में छठ पर्व के दौरान कहीं भी कोविड गाइडलाइंस का गंभीरता से पालन नजर नहीं आया। पटना शहर के 96 और जिले के कुल 550 घाटों में कहीं भी सख्ती नजर नहीं आई और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बिना ही लोग त्यौहार मनाते नजर आए। जब पटना में इस साल भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन प्रशासन गाइडलाइंस का पालन करवाने में नाकाम रहा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में गुरुवार को छठ पर्व के दौरान अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की जान चली गई। जहां पहली घटना हाजीपुर जिले के देवरिया गांव में हुई। एक अन्य घटना में अररिया जिले के नरपतगंज में एक नाबालिग समेत 2 लोगों के डूबने से जान चली गई। जहां ये श्रद्धालुओं के उस समूह का हिस्सा थे जो पूजा के बाद जेसीबी नहर में स्नान कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार अररिया जिले में कोसी नदी में नहाने के दौरान एक अन्य नाबालिग की पानी में डूबने से जान चली गई। चौथी घटना लखीसराय जिले में हुई, जहाँ एक बालक संत कुमार पूजा के बाद नदी में डूब गए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि गरीबों की भूख मिटाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस पंक्ति को अब भागलपुर शहर के कई समाज सेवी बुद्धिजीवी चरितार्थ कर रहे हैं। जब गरीबों की भूख मिटाने में वे अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं। यही नहीं, शहर के बुद्धिजीवी अब बेजुबानों को भी रोटी उपलब्ध करा रहे हैं। जब लायंस क्लब की ओर से गरीबों को सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए साल 2018 में अन्नपूर्ण योजना सेवा की शुरुआत की गई भागलपुर शहर में। अब एक कदम आगे बढ़कर भागलपुर शहर के लोग अपने जन्मदिन, सालगिरह, अपने पूर्वजों की स्मृति दिवस आदि पर गरीबों को मुफ्त भोजन करा रहे हैं। इसकी शुरुआत इसी साल जुलाई महीने से हुई है। धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ने लगे हैं। लायंस क्लब के अधिकारी विनोद अग्रवाल ने बताया है कि बड़ी संख्या में लोग अब गरीबों को फ्री में भोजन उपलब्ध कराने के लिए सामने आ रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में सूर्योपासना के महापर्व छठ के तीसरे दिन बुधवार को लाखों व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मुख्यमंत्री आवास में अपने परिजनों के बीच डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में गंगा घाट पर बने छठ घाट पहुंचे, जहां छठ व्रतियों का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ घाटों पर की गई व्यवस्था को लेकर प्रसन्नता दिखी तथा बड़ी संख्या में छठ व्रतियों की जुटने पर प्रसन्नता जाहिर की। नीतीश ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुझे खुशी है कि अच्छी संख्या में लोग छठ व्रत में शामिल हुए हैं। पिछले साल कोरोना संकट की वजह से लोगों को घरों में ही पूजा करनी पड़ी थी। इस बार काफी कमी आई है, जिसके बाद कुछ ढील दी गई है। पिछले साल तो हम लोग छठ पर्व देख ही नहीं पाए थे। इस साल हम लोगों को फिर से छठ पूजा देखने का मौका मिला। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जो पर्यटन के मामले में किसी भी राज्य से कम नहीं है। जब पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल और झारखंड से बिहार घिरा हुआ है। अगर आप कभी बिहार आए तो हम आपको इस राज्य के वो शहर बताएंगे जो घूमने के लिए
अच्छा है। बिहार में सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानों में शामिल नौलखा पैलेस खंडरों है। ये मधुबनी पर्यटन के निकट राजनगर में स्थित है। इस पैलेस का निर्माण बिहार के महाराजा रामेश्वर सिंह ने करवाया था, जहां हालांकि अब ये काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है। वैशाली के एक तीर्थ स्थल है जो बिहार में है, जहां वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। यहां हर साल सैकड़ों लोग आते हैं। इतना ही नहीं, माना जाता है कि वैशाली का नाम महाभारत काल से संबंध रखता है। मधुबनी की चित्रकारी देश में फेमस है। मधुबनी बिहार का एक छोटा सा शहर है, जहाँ ये एक प्राचीन शहर जो कि मधुबनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। मधुबनी शहर का जिक्र रामायण काल में होने की पुष्टि की गई है। जब बिहार में घूमने वाले जगहों में शामिल बोध गया एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सीता का जन्म स्थल बिहार की मिथिला में हुआ था। मिथिला बिहार में घूमने की सबसे खास जगह है। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के कई धरोहरों के लिए ये जगह विश्व प्रसिद्ध है। अगर आप बिहार आए तो फिर एक बार मिथिला जरूर आए। दोस्तों अब चलिए मौसम के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर बिहार के जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, साथ ही अगले कुछ दिनों तक आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। ये कहना है मौसम विभाग का। अगले 14 नवंबर तक के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में ये बात कही गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70% तथा दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। औसतन 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगले 2 से 3 दिनों तक पछिया तथा उसके बाद पूर्वा हवा चलने की भी संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि जैसे जैसे बिहार पंचायत चुनाव आखिरी चरण की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे चुनाव में फर्जीवाड़े की खबरें भी सामने आ रही है। बीते दिनों छठे चरण के दौरान गोपालगंज में फर्जी वोटर आईडी कार्ड से मतदान करने के मामले में खुलासा हुआ था। अब अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यह जानकारी के अनुसार जोकीहाट प्रखंड के प्रसादपुर पंचायत के क्षेत्र संख्या 24 में फर्जी नामांकन का मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला को बिना नामांकन के ही पंचायत समिति सदस्य पद के लिए प्रत्याशी बना दिया गया है। इसी बीच क्षेत्र संख्या 24 से मोहम्मद मन्नान की पत्नी खालदा परवीन को पंचायत समिति सदस्य पद का उम्मीदवार बताया जाने लगा। हालांकि उन्होंने किसी भी पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। आवेदन ऑनलाइन होते ही जैसे ही उनको अपनी उम्मीदवारी की जानकारी मिली तो उन्होंने बीडीओ को इसकी लिखित जानकारी दी। आपको बता दें कि खालदा परवीन अपने पति के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंची और उन्होंने निर्वाचन पदाधिकारी को नामांकन पत्र को फर्जी बताते हुए इसे रद्द करने की बात कही है। उन्होंने लिखित आवेदन में यह भी कहा है कि किसी शरारती तत्व ने कहीं से फोटो निकालकर फर्जी रसीद कटवाकर बिना उनकी अनुमति के नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस मामले पर जोकीहाट निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि हम लोग मामले की जांच कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो फिर आवेदन का फॉरेंसिक जांच कराया जाएगा। वहीं डीएम प्रसाद कुमार ने बताया है कि अभी उनकी जानकारी में यह मामला नहीं आया है। दोस्तों हम अक्सर सुनते हैं कि सही खान पान स्वास्थ्य जीवन शैली की निशानी है। ये बात वे लोग अच्छी तरीके से समझते हैं जो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ज़्यादातर लोग अपनी सेहत का ध्यान रखने में लापरवाही कर देते हैं, जिससे उनका शरीर कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाता है। इसीलिए जरूरी सही खान पान का होना, जिससे शरीर का हर अंग स्वस्थ रहे। जी हाँ, हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि लोगों की गलत जीवन शैली और आदतों की वजह से किडनी पर बुरा असर पड़ने लगा है। जहाँ अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो सबसे पहले बात यह करते हैं कि आखिर ये किडनी काम क्या करती है। तो किडनी शरीर से यूरिन के जरिए गंदगी बाहर निकालने का काम करती है। जिनकी किडनी की दिक्कत शुरुआती दौर में पता लग जाती है, उन्हें खान पान में बदलाव की जरूरत होती है। जब पर कुछ लोगों की परेशानी लास्ट स्टेज पर पता चलती है, जिससे उन्हें डायलिसिस करवाना पड़ता है। अब बात वे 5 चीजों की करते हैं जिससे किडनी को नुकसान होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अल्कोहल का सेवन किडनी के लिए नुकसानदायक है। देश के मशहूर आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि ज्यादातर शराब का सेवन करने से किडनियां खराब हो सकती है। ज्यादा शराब के सेवन से किडनियों में फंक्शनिंग में दिक्कतें हो सकती है। इसका असर आपके दिमाग पर पड़ सकता है। शराब न सिर्फ आपकी किडनियों पर बुरा असर डालती है, बल्कि बाकी अंगों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। अब बात करते हैं रेड मीट के बारे में। यह डॉक्टर अबरार मुल्तानी की माने तो रेड मीट प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, लेकिन ये किडनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यह रेड मीट में काफी मात्रा में फैट पाया जाता है, जो किडनी के लिए सही नहीं है। यह यूरिक एसिड किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। रेड मीट के ज्यादा सेवन करने से शरीर में यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कैफीन का सेवन करना।
जहां कॉफी और चाय में काफी मात्रा में कैफीन पाई जाती है। ज्यादातर लोग तो सुबह उठने के बाद ही सबसे पहले चाय या फिर कॉफी पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत किडनी के लिए घातक हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि कैफीन का ज्यादा सेवन ब्लड प्रेशर लेवल को बढ़ाता है, जो किडनी के लिए खतरनाक हो सकता है। अब बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट के बारे में। तो किडनी के लिए डेयरी प्रोडक्ट भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों के साथ साथ प्रोटीन से भरपूर होते हैं। ये आपके आहार के लिए लाभदायक है, लेकिन इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से किडनी खराब हो सकती है। ज्यादा कैल्शियम किडनी की पथरी का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं एवोकाडो के बारे में। तो एवोकाडो सेहत के लिहाज से काफ़ी फायदेमंद होता है, लेकिन पोटेशियम की हाई मात्रा होने की वजह से ये किडनी के मरीजों के लिए नुकसानदायक साबित होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासत तेज है। पिछले एक सप्ताह में जहरीली शराब से 4 दर्जन से अधिक मौतों को लेकर बिहार में सियासत तेज है। इस पर विपक्ष ही नहीं बल्कि एनडीए में शामिल घटक दल भी तंज कस रहे हैं। इसे लेकर एक बार फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपनी ही सरकार को घेरा है। संजय जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी समीक्षा करेंगे वह बेहतर होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लेकिन इस पर भी ध्यान देना होगा कि बिहार के हर जिले में ऊपर से लेकर नीचे तक शराब के धंधे में माफियाओं का राज चल रहा है। शराब माफियाओं की पहुंच ऊपर से लेकर नीचे तक है। शराब का धंधा चला रहा है। इन माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तिहाड़ जेल के हालात पर चिंता जताई है और कहा है कि यह अपराधियों और हत्याओं का अड्डा बन गई है। कैद में हत्याएं हो रही है। आपको कार्रवाई करने की जरूरत है और भविष्य में कुछ होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गृह मंत्रालय को तत्काल कदम उठाने को कहा। दोस्तों, बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव जब बोलते हैं तब उनके बयान पर अक्सर विवाद हो जाता है। जब नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तब न्यूज़ चैनल एबीपी के साथ कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि दुनिया भर की हिंदू यहाँ आ जाए, लेकिन ये विकास नहीं विनाश की बात होगी। लालू यादव ने कहा था कि आडवाणी जी के साथ हमने वीपी नेता अशोक सिंघल को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने कहा था कि हिंदू 5 से अधिक बच्चे पैदा करें। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हमारे तो 9 बच्चे हुए तो फिर सब विरोध करते थे, ये क्या है। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हम जो कर रहे हैं उससे हम अगली पीढ़ी को क्या देना जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नफरत की राजनीति करने वालों को जनता माफ नहीं करती है। उन्होंने कहा है कि जनता से जुड़े लोग ही जनता की बात सही ढंग से समझते हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हमने रिक्शा चलाया है, हमने पटना के वेटरनरी कॉलेज में चाय और बिस्किट बेची है, हमने गाय चराया है, भैंस चराया है, बकरी भेड़ चराई है। उन्होंने कहा है कि मैं राजनीति शास्त्री का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए आगे क्या होगा वे जानता हूं। उन्होंने कहा है कि देश में साइकोलॉजिकल वार छिड़ा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। सांप्रदायिकता का हम विरोध करते रहेंगे, जो लोग एजेंडा चलाएंगे उनका हम विरोध करते रहेंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।